आप देख रहे हैं हमारा आज का विशेष कार्यक्रम 8 PM डिकोड। दोस्तों, 1916 की हिंदू मुस्लिम एकता 1947 तक दुश्मनी में आखिर कैसे बदल गई? लखनऊ पैक्ट से विभाजन तक आखिर 1916 की हिंदू मुस्लिम एकता 1947 तक दुश्मनी में किस प्रकार बदल गई, आज देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन राजनीतिक मतभेदों की भी कहानी है जिन्होंने अंततः भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1916 का लखनऊ पैक्ट भारतीय राजनीति में हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार एक साझा राजनीतिक मंच पर आए। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना को ब्रिटिश पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी यानी हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा करते थे। लेकिन सवाल यह है कि महज 3 दशकों के भीतर ऐसा क्या हुआ कि यही जिन्ना कांग्रेस के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी बन गए और देश विभाजन की ओर बढ़ गया। लखनऊ पैक्ट के बाद शुरुआती वर्षों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बना रहा, लेकिन 1920 आते आते इस दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति का स्वरूप बदलने लगा। गांधी ने जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को जोड़ा, जबकि जिन्ना संवैधानिक और संसदीय राजनीति के पक्षधर थे। जिन्ना ने कई बार गांधी की जन आंदोलन आधारित राजनीति पर असहमति जताई थी। धीरे धीरे कांग्रेस और जिन्ना के राजनीतिक दृष्टिकोण में दूरी बढ़ती गई। इसी दौरान मुस्लिम लीग में यह धारणा मजबूत होने लगी कि स्वतंत्र भारत में मुसलमान राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ सकते हैं। इस वैचारिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव 29 दिसंबर 1930 को आया, जब इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए प्रसिद्ध कवि और विचारक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग राजनीतिक इकाई की अवधारणा प्रस्तुत की। हालांकि इकबाल ने तत्काल अलग पाकिस्तान की औपचारिक मांग नहीं की थी, लेकिन उनके भाषण को बाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत की वैचारिक नींव माना गया। आगे चलकर चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द को लोकप्रिय बनाया और मुस्लिम राजनीति का स्वरूप बदलने लगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध और अधिक खराब हो गए। कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई, जबकि मुस्लिम लीग को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जिन्ना और लीग नेतृत्व ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम लीग को मुसलमानों का वैध प्रतिनिधि मानने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस का यह तर्क था कि वह सभी भारतीयों की पार्टी है और किसी एक समुदाय या प्रतिनिधि की पार्टी नहीं है। यहीं से अविश्वास की खाई और गहरी होती चली गई। 1940 के लाहौर प्रस्ताव के बाद मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग को औपचारिक रूप से राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना लिया। फिर भी 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन ने भारत को एकजुट रखने का प्रयास किया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव था, जिसमें केंद्र के पास रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे सीमित विषय रहते, जबकि प्रांतों को व्यापक स्वायत्तता मिलती। प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकारने के लिए संकेत दिए थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि यही वह अंतिम अवसर था जब भारत का विभाजन टाला जा सकता था। लेकिन जुलाई 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए कुछ बयानों के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई। नेहरू ने कहा कि संविधान सभा किसी पूर्व समझौते से बंधी नहीं होती और आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सकती है। मुस्लिम लीग ने इसे कैबिनेट मिशन योजना की मूल भावना के विरुद्ध माना। जिन्ना को आशंका हुई कि कांग्रेस सत्ता मिलने के बाद प्रांतीय समूहों की व्यवस्था को समाप्त कर देगी। दोस्तों, इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस ले लिया और राजनीतिक संघर्ष का रास्ता चुना। इसी पृष्ठभूमि में मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। उनका उद्देश्य पाकिस्तान की मांग के समर्थन में राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करना था, लेकिन कलकत्ता में यह दिन भीषण सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। इतिहास में इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहा जाता है। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 4 दिन तक चले दंगों में लगभग 4000 से अधिक लोग मारे गए और घायल भी हुए। इसके बाद सांप्रदायिक तनाव पूरे बंगाल और अन्य क्षेत्र में फैल गया। अक्टूबर और नवंबर 1946 में पूर्वी बंगाल के नोआखली क्षेत्र में भी भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई। अनेक ऐतिहासिक अध्ययनों और समकालीन रिपोर्टों में हत्या, लूटपाट, जबरन धर्म परिवर्तन तथा महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। मृतकों की संख्या को लेकर अलग अलग अनुमान जताया गया, इसलिए किसी एक निश्चित संख्या पर इतिहासकारों में सहमति
नहीं बनी। इन घटनाओं ने हिंदू समाज में गहरी असुरक्षा की भावना पैदा की और विभाजन की आशंका को और मजबूत कर दिया। इसके बाद पुनः अक्टूबर और नवंबर 1946 में बंगाल के नोआखाली, जो कि अब बांग्लादेश में कहलाता है, भीषण सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें 5000 से अधिक हिंदुओं की हत्या कर दी गई और बड़े पैमाने पर जबरन धर्म परिवर्तन व अत्याचार हुए। इन सब में महात्मा गांधी द्वारा दंगों को रोकने के लिए और मुस्लिम लीग को समझाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, अपितु हिंदुओं को कहा गया कि आप हिंसा नहीं करेंगे। इसकी प्रमाणिकता जानने के लिए आप वर्ष 1975 में लिखी गई फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक पढ़ सकते हैं। इसके लेखक लैरी कॉलिंस एवं डोमिनिक लिपियर थे। इस पुस्तक में आप उस समय हिंदुओं पर हुए अत्याचार की घटनाओं को प्रमाणिकता के साथ पढ़ सकते हैं। अंततः 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना की घोषणा कर दी और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त को अस्तित्व में आया। लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन की त्रासदी भी सामने आई। पंजाब, बंगाल और सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक दंगे हुए, लाखों लोग विस्थापित हुए और लाखों लोगों की जान चली गई। इतिहासकार आज भी इस प्रश्न पर बहस करते हैं कि विभाजन टाला जा सकता था या नहीं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि लखनऊ पैक्ट की हिंदू मुस्लिम एकता से शुरू हुई यात्रा राजनीतिक अविश्वास, सांप्रदायिक तनाव, कैबिनेट मिशन की विफलता, डायरेक्ट एक्शन डे और बढ़ती हिंसा के बाद अंततः भारत के विभाजन पर समाप्त हुई। कुछ ऐसी घटना जिसने उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के लिए इतना ही। इस बीच में कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज। जय हिंद, जय उत्तराखंड।